नमस्कार, मैं नीरज पारिक आप सभी के साथ। वेस्ट एशिया का क्राइसिस जो कि एलपीजी, क्रूड और एलएनजी को अपने चपेट में ले चुका है और इससे पूरी दुनिया में भयंकर पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है। अब ये दुनिया को पता ही है कि समस्या के जनक ये हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने अपने निजी उद्देश्यों के लिए पूरी दुनिया को इस तनाव भरे माहौल में झोंक दिया है। ईरान में कूदे थे बड़े इरादों से, लेकिन इनके इरादे सारे यहां पे नेस्त नाबूद ईरान ने कर दिए हैं। बात यह समझनी है कि जिस गति से ये लोग आए थे, लगता है उसी गति से अपना माल समेट के यहां से जाने की तैयारी जल्दी ही ये लोग कर लेंगे। कारण क्या है कि जिन उद्देश्यों से आए थे वो उद्देश्य पूरे हो नहीं रहे। जो बजट लेके आए थे वो कभी का खत्म हो चुका है और नया बजट जो है इनके बस की बात नहीं है। कारण क्योंकि जिस कमजोरी को ये आंक के आए थे ईरान की, वो कमजोरी नहीं रही। वो कमजोरी ने इनको इतना कमजोर कर दिया, ईरान की तरफ से हुए अटैक्स ने यूएस को, कि अब इनके बहुत ज्यादा फाइट करने की बस में नहीं है। प्रमाण ये है कि 200 बिलियन यूएसडी की डिमांड करके बैठे हैं पीट हेगसेथ, जो कि डिफेंस सेक्रेटरी कहिए या तो रक्षा मंत्री कहिए अमेरिका के, और ये पैसा देने के लिए अमेरिका की ट्रेजरी में वो अमाउंट नहीं बचा। इसलिए ये नजर कर रहे हैं बैंकों की तरफ और रही से ही कसर पूरी कर दी कल हुए उस अटैक में, जो कि F-35 को नेस्त नाबूद किया ईरान के इस SA-67 मिसाइल ने। अब आप सोचिए कि अमेरिका जिसको लेकर के पूरी दुनिया में शोकेस करता फिर रहा था कि भाई हमारा जो ये स्टेल्थ जेट है दुनिया में सबसे एडवांस्ड है, इंडिया के अंदर भी पहुंचे थे कि साहब आप राफेल के पीछे क्या जा रहे हो, हमारा प्रोडक्ट देखिए। अब आप सोचिए कि एक स्टेल्थ टैक को लेके जो चल रहा है, स्टेल्थ का मतलब ही होता है जो रडार की पकड़ में ना आए, जिसको पकड़ना या उसको लोकेट करना बहुत मुश्किल या नामुमकिन के बराबर होता है, उसको ईरान ने मार के गिरा दिया। अब दुनिया इस बात के अनुमान लगा के बैठी है कि यह ईरान के अकेले की बस की बात नहीं हो सकती, इसके पीछे बैकएंड पे सपोर्ट किसी का तो है। वो कोई कौन है वो मैं वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। तो कुल मिलाकर के हर मोर्चे पे अमेरिका को मिलने वाली इस डिफीट ने अमेरिका के हौसले को तो गिराया ही है, लेकिन दुनिया के अंदर उस आडंबर, उसको बड़े जो आवरण बना के ये बैठे थे, उस आवरण को भी खोखला दिखा दिया है कि इनके अंदर वाकई में कितना जोश है। अब इस चेहरे को भी पहचानिए, कई बार हमने पुराने वीडियोस में इनको लेकर चर्चा की है। ये ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, वित्त मंत्री कह सकते हैं, स्कॉट बेसेंट। जो स्कॉट बेसेंट ने जब इंडिया और यूएस के बीच में भी तनाव बढ़ रहे थे जो टैरिफ को लेकर के, तब बड़े ही अनर्गल बयान भारत को भी लेके इन्होंने दिए थे। और भारत को लेके इन्होंने ये तक बयान थे कि भारत जो है वो मुनाफाखोरी कर रहा है, युद्ध से वो लाभ कमा रहा है जो कि यूक्रेन रशिया का चल रहा था। इनके उन बयानों के बीच में 3 दिन पहले इन्होंने कहा था कि जो ईरान है इट इज द हेड ऑफ द स्नैक, यानी ये नाग का फन है, हम इसे कुचल के रहेंगे। 3 दिन पुरानी खबर बता रहा हूं। अब आप सोचिए कि ऐसी स्थिति में जबकि वहां $200 बिलियन की डिमांड पीट हेगसेथ कर रहे हैं, इधर ये कह रहे हैं कि जी हम इसके फंड को कुचल देंगे। अब्बास अराक्ची ने उस बयान को पकड़ा था, मैंने अपने वीडियो में कवर भी किया था, और ट्रंप का मुंह इतना सा हुआ था इस बात को सुन के कि भाई तुम लोग कर क्या रहे हो। जनता को इन्होंने, अब्बास अराक्ची ने मैसेज दिया कि आपकी सरकार बेसिकली कर ये रही है कि बैंकों से 200 बिलियन तक के डॉलर तक के ये लोन मांग रहे हैं, जिसके अंदर आप देखिए गोल्डमैन हो गया, जेपी मॉर्गन है, मॉर्गन स्टैनली है, कि हमें पैसा दिया जाए। और ये पैसा किस में खर्च हो रहा है? ये पैसा खर्च हो रहा है एक ऐसे वॉर में जिसका अमेरिका से डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है। ये फाइट है इजराइल वर्सेस ईरान की। तो ये दिखाना चाह रहा है ईरान कि अमेरिका के बासिंदों, तुम्हारे पैसे से एक तरह से ये खर्चा यहां होगा, और इजराइल फर्स्ट टैक्स उसको उसने नाम दिया। आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो यहां पे आपको आई बटन में दिख रहा होगा, इसको आप जरूर से देख सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में चलते हुए जो ये ट्वीट जब आया, इसमें एक बात दिखाने की कोशिश की कि कुल मिला के देखो जी, ये एक आइसबर्ग है और आइसबर्ग का इतना सा हिस्सा है जिसको इन्होंने कहा कि ये 200 बिलियन वाला डॉलर तो आइसबर्ग का टॉप है। एक हिमखंड जो होता है उसका बहुत बड़ा हिस्सा पानी में डूबा रहता है, एक उसका टॉप का हिस्सा ही बाहर दिखता है। तो कहा कि इतनी बर्बादी तुम्हारी होने वाली है ईरान में, इसलिए सरकार को सावचेत कर लो, खुद भी समझ जाओ, समझ जाओ। अब साहब, जब इन्होंने ईरान में प्रवेश किया था, ईरान की सत्ता को, ताकत को खत्म करने के पीछे या वहां के रिसोर्सेज को कब्जा करने के पीछे इनकी सारी प्लानिंग ऑलमोस्ट फेल हो गई। अली हुसैनी खामेनी की हत्या के बाद में सारे पासे पलट दिए गए। अब आप सोचिए कि डियागो गार्सिया जैसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो कि हिंद महासागर में, ये वो पॉइंट है जो यूके का है, और यहां पे जॉइंट में अमेरिका भी अपने बेस बना के बैठा है।
कुछ दिन पहले यूके और यूएस के बीच में इसी बात पे तनाव हो गया था, क्योंकि यूके जो है इसको इसके वास्तविक जो मालिक के हकदार हैं उसको सरेंडर ये करना चाह रहा था। उसके ऊपर उस डियागो गार्सिया के बेस पर भी, अमेरिकन बेस पे, बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक कर दिया ईरान ने। अब आप सोचिए, इतने तादाद में जब ईरान हमले कर रहा है और हर बार अमेरिका की कलई खुल रही है, वो हर दिन ये बयान दे रहे हैं। आज का बयान तो बड़ा ही बेतुका था कि युद्ध लगभग खत्म हो चुका है, हम जीत चुके हैं, ये तक बयान ट्रंप ने दिए हैं। अब कुल मिलाकर के इन बयानों से ये लगता है कि खुद की जीत खुद डिक्लेयर करेंगे और अपना सामान समेट के यहां से भाग जाएंगे। अब देखिए क्या होता है, वो तो खैर भविष्य के गर्त में है, देखिए देखा जाएगा। आगे देखिए, जब ये स्कॉट बेसेंट ये बात कह रहे थे कि सांप का फन है जी, हम इसको कुचल देंगे, उसके कुछ दिन बाद ही इनकी हालत थोड़ी टाइट हुई। कारण दुनिया के अंदर जो हॉर्मुज ब्लॉक पड़ा तो ऑयल का क्राइसिस डेवलप हो गया। क्राइसिस डेवलप हुआ, क्रूड ऑयल के प्राइस 7वें आसमान पे जाने लगे और इनके सहयोगी इनको कोसने लगे कि भाई तुमने किया तो किया क्या, क्योंकि इनके पास में वो बैलेंस करने की कैपेसिटी नहीं है। तो इन्होंने कहा कि हम विचार कर रहे हैं कि ईरान का जो ऑयल है उसको परमिट कर दिया जाए, और उसको परमिट करके हम क्या करेंगे, उसकी डिमांड को फुलफिल कर देंगे तो प्राइस अपने आप कंट्रोल हो जाएंगे। कुल मिलाकर के इनको उम्मीद ये रही कि भाई ईरान का ऑयल यदि मार्केट में डाल दिया जाए, जो कि भले ही इनकी नाक कटने वाली बात ही हो गई। कारण क्योंकि वेनेजुएला पे पहले इन्होंने बैन लगाए थे, सैंक्शंस लगाए हुए थे, वेनेजुएला में सब कुछ अपने अकॉर्डिंग किया और उसका ऑयल मार्केट में बेच दिया। रशिया जो इनके कंट्रोल में नहीं आया था, जब इनके नाक एकदम पर पानी नाक के ऊपर जाने लगा, ऑयल प्राइस को कंट्रोल कैसे करें, सैंक्शंस वेवर किया रशिया के ऑयल पर भी। अब इनको दिखता है कि अब इस समस्या का समाधान यही है कि जो ईरान का तेल है उसको भी छूट दे दी जाए तो बहुत बेहतर होगा। उससे क्या होगा, सप्लाई फुलफिल होगी और मामला सेट हो जाएगा। अब आप सोचिए कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो कि 20% ग्लोबल ऑयल ट्रेड को बैलेंस करती है, इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक तो ईरान ने किया ही किया, उसके साथ साथ में उसने वहां पे अपना एक टोल नाका भी बना दिया। मतलब टोल टैक्स दो, जाओ और अपना जो ऑयल है अपने देश को ले जा सकते हो, अदरवाइज हमारे जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं वो तुम पे हमला कर देंगे। बात यहां यह समझनी है कि उसने कहा कि इंटरनेशनल वाटर से होके जाओगे तो अटैक का सामना करना पड़ेगा। तुम एक काम करो, यहां से होते हुए हमारा जो लारक आइलैंड है इसके अंदर से, मतलब हमारे जो ओशनिक वाटर टेरिटरी है उसको क्रॉस करके चले जाओ। इसके साहब लगभग 18 करोड़ के आसपास पर शिप से ये पैसा लेना शुरू कर चुका है। अब ऐसी स्थिति के अंदर ट्रंप बड़े परेशान, क्योंकि इनकी कहीं भी दाल गल नहीं रही, ठीक है, क्योंकि गलाने के लिए आंच चाहिए, आंच इनके पास में है ही नहीं। कुल मिलाकर के इन परेशानियों के सबब में बड़ा काम क्या हुआ, इनकी तरफ से जब ये बात आई कि हम अब क्या करेंगे, ईरान के क्रूड ऑयल पर बड़ी राहत दुनिया को दे देते हैं। राहत की खबर यह थी कि 30 दिनों के लिए उन्होंने कहा कि हम ये छूट दे रहे हैं। अब आप सोचिए कि ईरान को, जिसके पूरे ऑयल को ये कैप्चर करना चाहते थे या उसके पूरे उस इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देना चाहते थे, वहीं पे अब इनकी नौबत ये आ गई कि अब उस ऑयल के बैलेंस करने के लिए, उस प्राइस को मेंटेन करने के लिए ये अब कह रहे हैं कि हम सैंक्शंस में वेवर दे रहे हैं। कुल मिलाकर के अपनी बदनामी, अपने काले मुंह को छिपाने के लिए कुछ आवरण ओढ़ रहे हैं, जैसे 30 दिन सैंक्शंस। अच्छा जी, कौन सा ऑयल होगा, ऑयल एट सी, मतलब जो तेल समुद्र में ऑलरेडी निकल चुका है, जो लोडेड है, बस उस तेल को बेचने की परमिशन हम यहां पे देंगे। तो कुल मिलाकर के ईरान का इतना ऑयल प्रेजेंट में है, एक बहुत बड़ी मात्रा है जिसके ऊपर मैं चर्चा आपके साथ में करूंगा। लेकिन उसे कहा जा रहा है ईरान फ्लोटिंग ऑयल बॉम्ब, यानी जितना तेल ये फ्लोट कर रहा है आज के टाइम पे ओशन में, एक अनुमान यह है कि यदि ईरान उस चीज को खुद के ही ऑयल को स्प्रेड कर दे या फिर मान लीजिए उसको बहा दे, तो इतना बड़ा इकोलॉजिकल क्राइसिस वहां क्रिएट हो सकता है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। लेकिन यहां ऐसा कुछ होने वाला निश्चित रूप से नहीं है। लेकिन अब परेशानी यह है अमेरिका के लिए कि इस पेट्रोलियम को यदि बिकवा दिया जाए तो चीजें बैलेंस हो सकती हैं। आप देखिए, स्कॉट बेसेंट ने अनुमान लगाया कि 140 मिलियन बैरल का हो सकता है, लगभग ये कह रहे हैं 14 करोड़ बैरल के आसपास ये क्रूड ऑयल ओशन में है, जहाजों पे लदा हुआ है। एक बैरल जो होता है वो लगभग आप समझें 160 लीटर के आसपास, 159 लीटर के आसपास इसकी मात्रा होती है क्रूड की। तो ये पोजीशन में इतना बड़ा अनुमान दिया, लेकिन ये तेहरान, मतलब ईरान की लगभग ये इनके ऑयल प्रोडक्शन साइट्स के ऊपर काफी डैमेज कर चुके हैं, इनके स्टोरेज को ये खराब कर चुके हैं। अब इनको ये लगता है कि बचे हुए तेल को निकालेंगे तो ठीक हो जाएगा, पर क्या ईरान इनकी बातों में आएगा, क्या ईरान इनके साथ में चलेगा? बात यह समझनी होगी कि जैसे ही ये खबर आई वैसे ही इंडियन रिफाइनरीज ने भी तुरंत ईरान की तरफ मुंह कर लिया कि भाई हमें भी यहां से पेट्रोलियम मिल जाए तो बढ़िया होगा। साहब बात ऐसी है कि जब ये खबर आई, उस खबर को मैं पढ़ रहा था
उस खबर में लिखा था कि इंडियन रिफाइनरीज जो हैं वो भी मुंह ताके खड़ी हैं ईरान की तरफ कि हमें पेट्रोलियम मिले, बट वो वेट कर रही हैं इंडियन गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस का और वॉशिंगटन के डायरेक्शंस का, मतलब निर्देशन वॉशिंगटन का, सरकार के आदेशों का। अब वॉशिंगटन आज भी इस चीज को कितना मैनेज कर रहा है सर, मतलब हैरत वाली बात है। लेकिन इनकी उम्मीदों पे पानी पूरी तरह से लगभग फिर चुका है। मुश्तबा अली खामेनेई, जिनको खत्म करने की बात लगभग अमेरिका कह चुका था कि इनके पिता को तो हमने खत्म कर दिया, इनको हमने घायल कर दिया, तो सत्ता में कोई दम नहीं बचा है। सत्ता के दम क्या होते हैं? पहला निर्णय इन्होंने हॉर्मुज को कंप्लीटली ब्लॉक करने का लिया, दूसरा निर्णय लिया गया वहां पे हम टोल बनाएंगे, अपना पैसा कमाएंगे, और तीसरा निर्णय इन्होंने जो सबसे बड़ा लिया वो इन्होंने कहा कि साहब आप बात तो कर रहे हो लेकिन खबर देखिए। द इकोनॉमिक टाइम्स कहता है वेस्ट एशिया वॉर, इंडिया लाइकली लुकिंग एट ईरान ऑयल रिटर्न एज यूएस वेवर्स सैंक्शंस बट तेहरान थ्रोज ए स्पेनर। अब भाई ये तेहरान ने क्या कर दिया? ईरान ने कौन सा निर्णय ले लिया? ईरान ने निर्णय लिया कि साहब बात ऐसी है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेच तो दें, लेकिन न तो हमारे पास में कोई एक्स्ट्रा तेल है, मतलब हमारे पास में ऑन ग्राउंड भी कोई तेल नहीं है एडिशनल, और रही सही कसर आप कहते हो फ्लोटिंग स्टॉक जो 14-15 करोड़ 16 करोड़ है वो भी हमारे पास नहीं है, मतलब जाओ माल नहीं देते। यूएस जो उम्मीद में बैठा है कि यार ये ईरान का पेट्रोलियम आएगा, प्राइस को स्टेबल करेगा, दुनिया जो कान खा रही है ट्रंप के वो थोड़ा सा छोड़ देंगे, लेकिन अब इसके अरमानों पे पानी फिर गया। अब आप एक बात सोचिए कि क्या वाकई में ईरान के पास में पेट्रोलियम नहीं है? आंकड़ा ये कहता है, एक एनालिटिक्स फर्म है कैपलर, वो कहती है 17 करोड़ बैरल के आसपास, मतलब 170 मिलियन बैरल जो है वो तेल आज भी फ्लोट कर रहा है। दूसरी एक फर्म है जिसका नाम क्या है, एनर्जी एस्पेक्ट, वो कहता है 130 से 140 मिलियन, 13 से 14 करोड़ बैरल तेल है। लेकिन अगर हम मिनिमम आंकड़ा पकड़े तो 13 करोड़ बैरल तो है। 13 करोड़ बैरल को इन्होंने डिनाई कर दिया कि हमारे पास नहीं है। तो क्या ईरान जो है वो पैसा नहीं कमाना चाहता? क्या ईरान को अपनी अर्थव्यवस्था को नहीं देखना? ये 17 करोड़ बैरल तेल वो क्यों नहीं बेच रहा सर? वो इसलिए उसे पता है कि ये चीज का बेनिफिट उसको कितना होगा वो तो समय बताएगा, लेकिन इस चीज से अमेरिका पे पड़ने वाले उस प्रेशर को वो रिलीज कर देगा। वो प्रेशर कुकर की वो विसल नहीं बनना चाहता, सीटी नहीं बनना चाहता कि भाप को निकाल दे। याद करिएगा ये सेफ्टी वॉल थ्योरी जो कांग्रेस को लेके भी हम सुनते हैं, जो 1885 में कांग्रेस के एस्टैब्लिशमेंट के टाइम पे ये डिबेट है, वैसा ये नहीं चाहता कि जो वर्तमान में दबाव पड़ रहा है यूएस के ऊपर वो इसके 17 करोड़ बैरल से रिलीज हो जाएगा, तो वो तनाव कम करने का काम करेगा और अंत मंत जाके परेशानी फिर ईरान को उठानी पड़ेगी। और रही बात इसके इन्वेस्टमेंट की, इसके पैसों की, तो इसका माल जो है वो चाइना बहुत अच्छे तरीके से जा रहा है, चाइना इसको पैसा दे रहा है, बैकएंड पे सपोर्ट रशिया का निश्चित रूप से है ही। तो यहां पे खबर यह है कि यूएस अलाउज 30 डेज इरानियन ऑयल सेल एज प्राइसेस टॉप 110 अगेन, $110 पर बैरल के प्राइस चले गए। ईरान रिफ्यूट्स क्लेम्स, विल क्रूड फॉल ऑन मंडे, क्या सोमवार को क्रूड के दाम गिरेंगे? तो जवाब है नहीं गिरेंगे, क्योंकि इसने तेल देने से कर दिया है मना। इसके ऊपर मुंह पे तो कालिक पुत गई, इसलिए पुत गई अपने देश में डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर ये बड़ी मुंह की खाने वाले हैं, इनके सपोर्टर्स की संख्या घट रही सही कसर इन्होंने अपने ही देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का काम किया था ट्रेड वॉर के दौरान। बाद में इन्होंने एग्रीमेंट करके दिखाया कि हमने देखिए ट्रेड एग्रीमेंट कर ली, जबरदस्त। रही सही कसर वहां के सुप्रीम कोर्ट ने इनकी कमर को तोड़ दिया। उसके बाद में जो ये ईरान में एंट्री लिए, ईरान में जिन इरादों से गए थे वो सारे इनके पटाखे जो हैं वो फुस साबित हो गए, कोई दम वहां पे नहीं निकला। इस बात का परिचय इसको भी है, इसको अच्छे से पता है कि इसके पीछे कौन खड़ा है। ये दो देश रशिया और चाइना मिलकर बैक कर रहे हैं, वो चाहे इंटेलिजेंस के कॉन्टेक्स्ट में हो या तो फाइनेंस के कॉन्टेक्स्ट में हो, लेकिन इस सारी सिचुएशन के अंदर ट्रैप हो गया है ट्रंप। यूएस की जो पोल है वो लगभग दुनिया के सामने खुल चुकी है, लेकिन हां जो आर्थिक रूप से इसकी जो बुलंदियां हैं, जो मजबूतियां हैं, वो इस युद्ध ने बढ़ाई हैं। कारण यह है कि इस पूरे माहौल की वजह से दुनिया भर का इन्वेस्टमेंट दुनिया भर के मार्केट से बाहर जा रहा है, जो कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है, और वो फ्लोट करके सीधा गया है यूएस के बॉन्ड्स में, और यूएस को भरकस पैसा इस समय मिल रहा है। आप इस कॉन्टेक्स्ट को यदि समझना चाहें क्यों हमारा रुपया गिर के, आज तो 94 का आंकड़ा टच कर दिया था इसने,
तो आप ये वीडियो जरूर देखिएगा। हमारे इकोनॉमिक इनसाइट वाले चैनल पे ये वीडियो है, मैंने यहाँ पिन भी कर दिया है, आप जाके सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं है यूएस के लिए। रही बात ईरान की तरफ से, ये तो डू और डाई का गेम खेल रहे हैं, इनको विजय या वीर गति, इनको तो बस वही बात है भाई, मरेंगे तो तेरे को भी साथ लेके मरेंगे, और उसी मोड में ये फाइट कर रहे हैं। ऐसी फाइट को जीतना सर बहुत बहुत मुश्किल होता है। तो लगता ऐसा है जैसे कि एक मधुमक्खी के छत्ते में ट्रंप ने हाथ डाल दिया। अब हाथ निकालने की सीमा इसलिए नहीं बची क्योंकि हाथ में आ गई है सूजन और हाथ फंस गया अंदर की तरफ। देखिए सर इसके साथ में क्या क्या होता है। अब एक खबर और समझिए, मैंने उसमें वीडियो में पहले भी कवर की है, ईजे एंटोनी जो है ना, इन्होंने भी एक आंकड़ा दिया है। ये बड़े ही खास व्यक्ति हैं ट्रंप के। इन्होंने इंटरव्यू दिया था फाइनेंशियल एक्सप्रेस को। उन्होंने कहा कि ट्रंप अलाई वांट्स यूएस इकोनॉमी नॉट स्ट्रांग इनफ टू कॉप विद ईरान वॉर। अमेरिका की अर्थव्यवस्था में इतनी जान नहीं है कि वो ईरान के युद्ध के साथ में आगे बढ़ ले। कारण क्या है? प्योर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है सर। पैसे की टूट या वहां पे आया इन्फ्लेशन, वहां पे तबाही मचा सकता है। मतलब एक इतने बारीक धागे से ये जुड़े हुए होते हैं, जो कि कैपिटलिस्ट प्योर इकोनॉमी है, इनके साथ इनकी दुर्गति कोई रोकने वाला नहीं होगा यदि ये चीजें आगे बिगड़ गई तो। यहां पे इन्होंने कहा कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था $100 प्रति बैरल तेल की कीमतों को संभालने में बहुत कमजोर है। अर्थव्यवस्था हमारी अपेक्षा से कमजोर है और मुद्रास्फीति भी हमारी अपेक्षा से बहुत अधिक खराब है। तो कुल मिला के ये मेक अमेरिका ग्रेट नहीं, मेक अमेरिका रिग्रेट इन्होंने कर दिया है। और आने वाला ये यूके साबित हो सकता है, क्योंकि इसके ऊपर की जो ये लोन इसके ऊपर बहुत बड़ी मात्रा के हैं, ये भविष्य में चुकता होना भी मुश्किल हो जाएंगे यदि दुनिया में इसका यही हाल लंबे समय तक बना रहा तो। देखा जाए तो बाकी दुनिया किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है सिचुएशन को, वो देखने वाली बात होगी। अब बात यह है कि क्या ईरान जो है वो अपने ऑयल को मार्केट में उतारेगा? वर्तमान स्थितियां हैं नहीं उतारेगा, नहीं उतारेगा। और रशिया भी अपने लिमिटेड सप्लाई ही दे रहा है, सिर्फ लिमिटेड लोगों को, तो वो भी अपनी सप्लाई की तरफ आगे नहीं बढ़ेगा। रही सही कसर मिडिल ईस्ट के बाकी देशों की हालत वैसे खस्ता है, तो ऑयल की जो सप्लाई है वो नहीं बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, प्राइस ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो दुनिया की अर्थव्यवस्था में नुकसान। और नुकसान तो इसकी जिम्मेदारी किसके माथे है? अमेरिका के माथे। अब ये कितने दिन इसको खींचेंगे युद्ध को, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन 20 मार्च को शाम को 4:56 पे 106.77 यूएसडी का रेट दिखा गया, जो कि इसकी प्राइस है ब्रेंट क्रूड की। ये सर बहुत ऊपर का आंकड़ा है, सोमवार को देखने वाली बात होगी इसमें होता क्या है। बड़ी चिंता क्रूड से बढ़ के इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आप देखना चाहेंगे तो गैस की है। जब यहां पे गैस प्लांट्स पे हमले हुए, चाहे फिर वो इजराइल की तरफ से ईरान में हुए या तो ईरान की तरफ से, जो कि रास लफान जो कि कतर का सबसे बड़ा गैस प्लांट है, उसको ही उड़ा दिया गया। इसने एलएनजी की बड़ी समस्या खड़ी कर दी है दुनिया के, चाहे स्टील प्लांट्स हैं, चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर है, यानी कोर सेक्टर जिसमें गैस की रिक्वायरमेंट होती है, वो बड़े बड़े प्लांट खत्म हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं। और जब कोर जो सेक्टर होता है उस पर नेगेटिव इंपैक्ट है तो अर्थव्यवस्थाओं का गिरना तय है। तो एक ग्लोबल रिसेशन का दौर देखा जाएगा आने वाले समय में। तो ट्रंप की सर इस चाल को तो नाकाम ईरान ने कर दिया है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से इन्होंने गेम खेला है। और ट्रंप की ये गुगली यहां पे काम नहीं आई, जबकि गुगली का उल्टा वार हो गया, बोल्ड हुए हैं ट्रंप। आपके विचार क्या है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एनालिसिस कैसा लगा? आपके कमेंट हमारे लिए आशीर्वाद से कम नहीं होते, आपके आशीर्वाद का इंतजार रहेगा, मुझे जरूर से भेजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कीजिएगा। आपके विचारों से अवगत होने के लिए मैं बेताब हूं। जरा फटाफट कमेंट करिए, देखते हैं। विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग, सी यू सून, जय हिंद, बाय बाय।